डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट कल के वीडियो में 19 जुलाई के वीडियो में डिस्कस किया था इनकम की परिभाषा के बारे में, और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि हम लोग इनकम की परिभाषा को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धारा 224 के तहत इनकम की परिभाषा दी गई है और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं इनकम टैक्स का हमारा चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी की डेफिनेशन। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो इनकम की जब डेफिनेशन की हमने कल बात की थी सेक्शन 2(24) के तहत, तो आपको मैंने कहा था कि इनकम की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम के विभिन्न विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसी इनकम के टैक्सेबिलिटी पर प्रभाव डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनकम का, वो है सोर्सेस ऑफ इनकम, अर्थात आय के जो स्रोत हैं ये माना जाता है, ये कहा गया है कि एनी अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ओनली व्हेन इट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स। मीन्स एक पर्टिकुलर सोर्स से, एक स्रोत से वो इनकम होनी चाहिए। अगर मैं अपने स्वयं को कोई इनकम दे रहा हूँ, मतलब एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसे इनकम नहीं माना जा सकता। किसी बाहरी व्यक्ति से आपके द्वारा कार्य करने से, सेल करने से, कार्य करने से, नौकरी करने से जो सोर्स द्वारा आपको इनकम दी जाएगी, वो इनकम डेफिनेट सोर्स से मिल रही है, इस वजह से इनकम की परिभाषा में शामिल होगी। तो ये डेफिनेट सोर्स जनरली क्या होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। ये डेफिनेट सोर्स होते हैं और इनसे प्राप्त इनकम को हम इनकम मानेंगे। चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है रेगुलरिटी ऑफ इनकम। जो आय आप प्राप्त कर रहे हैं वह नियमित होनी चाहिए, लगातार रिसीव होनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक आध बार प्राप्त हो जाए और उसके बाद वापस प्राप्त ही नहीं हो। तो कुछ सिचुएशंस को छोड़ते हुए लगभग ये माना गया है कि रेगुलर सोर्स होना चाहिए। अब रेगुलर सोर्स चाहे डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, फोर्टनाइटली हो या ईयरली बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो चल जाएगा। लेकिन इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब आय का रेगुलर होना हर जगह कंपलसरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट कभी कभार मिला करता है। लॉटरी खुलने की बात करें तो वो भी कभी कभार मिलती है। हॉर्स रेस से विनिंग की बात करें तो वो भी कभी कभार होता है। गैम्बलिंग से होने वाली इनकम भी कभी कभी होती है। क्रॉसवर्ड पजल से आप कोई इनाम जीतते हैं, ये इनके लिए, या कैपिटल गेन की भी बात करें, इनके लिए रेगुलरिटी ऑफ इनकम होना जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्यतया अन्य स्रोतों में, जैसे सैलरी की बात करें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनमें आय का नियमित होना इनकम की परिभाषा को विशेषता बताता है, रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन द फॉर्म ऑफ मनी।
इन द फॉर्म ऑफ मनी का मतलब यहाँ हो जाएगा ऐसी इनकम जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो आय मानी जा सकती है। मीन्स ऐसी कोई इनकम जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू कितनी है, आप उसको अमाउंट में कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, तो आप उसे आय भी नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए अगर माता पिता के प्यार की बात करें तो उसका कोई मनी वैल्यू नहीं हो सकता, तो वो आय की परिभाषा में शामिल नहीं हो सकती। और इसी की जगह अगर आपने मान लीजिए एक कोई कार, पुरानी कार को बेचा और उसके बदले में एक कोई कीमती सामान खरीद लिया, लाइक फर्नीचर ले लिया, तो उसका मूल्य, फर्नीचर और इसका जो एक्सचेंज मूल्य है मुद्रा में कैलकुलेट हो जाएगा, और मुद्रा में कैलकुलेट होने के कारण उसे आय की परिभाषा में शामिल किया जा सकेगा। इसके बाद जो हमारे पास अगली परिभाषा है, अगली विशेषता है, वो है इनकम शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। इनकम जो है वो बाहरी सोर्सेस से प्राप्त होनी चाहिए, अन्य व्यक्ति से प्राप्त होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले सोर्स इनकम के समय भी दिया था कि अगर मैं एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में जमा करवाता हूं या ट्रांसफर करता हूं, तो इसे इनकम की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। इनकम के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से मुझे इनकम का प्राप्त होना जरूरी है। लेकिन अगर यहां हम एक्सेप्शन की बात करें, बाहरी व्यक्ति से तो हमेशा मिलना ही चाहिए, पर इसका एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी where it derives income from its members is treated as income। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर एक ही होते हैं, तो इन्हें अलग अलग नहीं माना जा सकता। लेकिन बाहरी सोर्स नहीं होते हुए भी इस दशा में, कोऑपरेटिव सोसाइटी की दशा में, उसे इनकम माना जाएगा। चलिए अगली विशेषता पर चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इनकम फ्रॉम इल्लीगल सोर्सेस। गैर कानूनी इनकम अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो क्या उसे इनकम माना जाए? तो जवाब ये है कि चाहे लीगल इनकम हो और इल्लीगल इनकम हो, उसे इनकम माना जाता है, चाहे लीगल हो चाहे इल्लीगल हो। मतलब चोरी से अगर कोई व्यक्ति इनकम कमा रहा है तो भी इनकम की परिभाषा के अकॉर्डिंग इसे आय की विशेषता माना गया है और आय में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगली विशेषता दी गई है, अगर कोई इनकम डिस्प्यूटेड है, झगड़ा हो रहा है इनकम से रिलेटेड कि ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, तो भी उसे जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, जिस व्यक्ति के हाथ में ये इनकम प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति को टैक्स देना होगा। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स विद्यार्थी हैं आप लोग, रिसिट और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास हुआ करता है। तो इसका जो नियम है वो है, इफ एन इनकम इज एक्रूड और अराइज्ड इन द प्रीवियस ईयर, यदि वो पिछले साल में एक्रू हुई है या अराइज हुई है, देन इट विल बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इवन इफ इट इज रिसीव्ड इन फ्यूचर। अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग हो गई थी, वो इनकम ड्यू हो गई थी, तो उस केस में प्रीवियस ईयर में ही उसे इनकम मान लिया जाएगा, चाहे उसे रिसिट हमने लास्ट ईयर किया या करंट ईयर में किया या आने वाले सालों में करेंगे, तो भी उसे टैक्सेबल माना जाएगा। इसका बढ़िया उदाहरण यह है कि अगर मार्च महीने की किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं मिली है, मार्च 21 की,
तो भी मार्च 21 की जो सैलरी है वो 2020-21 में ही टैक्सेबल हो जाएगी, उस चाहे वो रिसीट आपको 21-22 में होती है। अच्छा, इसके बाद अगली परिभाषा, अगली विशेषता जो हमारे पास है वो भी बहुत अच्छी है, इंक्रीज इन प्राइस। किसी संपत्ति के मूल्य में अपने आप जो वृद्धि होती है, क्या हम उसे आय मान सकते हैं? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए में आज से 10 साल पहले कोई सोना खरीदा था और उसकी वैल्यू, उस गोल्ड की वैल्यू 50,000 से बढ़ के आज 65,000 रुपए हो जाती है, तो 15,000 का मूल्य अपने आप बढ़ा है, उस व्यक्ति ने उसे बेचा नहीं है, सिर्फ उसके पास पड़ा हुआ है। तो जो 15,000 रुपए का इंक्रीज हुआ, क्या हम उसे इनकम माने? तो इसका जवाब यह है कि इस तरीके की इनकम को आप इनकम नहीं मानेंगे, इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। चलिए अगली जो विशेषता है, एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। अगर कोई इनकम ऐसी है जो आपको लगता है कि यह होने वाली है, अभी यह कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये इनकम हो ही जाएगी, उस दशा में उसे आय नहीं माना जाएगा। अच्छा, इनकम की बात करें तो इनकम परमानेंट नेचर की भी हो सकती है और टेम्परेरी नेचर की भी हो सकती है। दोनों को इनकम की विशेषता है, इनकम माना जाएगा, टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद विद्यार्थियों, रिसिट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा। चैरिटेबल पर्पस से अगर माल की सेल के साथ में जनरली पुराने व्यापारी किया करते थे, माल को सेल करते समय कुछ प्रतिशत उसमें चैरिटेबल पर्पस से एक्स्ट्रा लिया जाता था। उस धर्मादा को, उस चैरिटी को इनकम की परिभाषा में नहीं लिया गया है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है पिन मनी। क्या इसे इनकम माना जाए, नहीं माना जाए? तो सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि ये पिन मनी है क्या। तो इसका जवाब यह है कि पिन मनी जीवन साथी द्वारा, हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को घर खर्च चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें से जो सेविंग लेडी करती है, उस सेविंग को इनकम नहीं माना जाएगा और वो उसी वाइफ की इनकम हमेशा के लिए रहेगी। तो हमारा जवाब होगा पिन मनी इज नॉट एन इनकम। अगर मैं सैलरीड हूँ और हर महीने अपनी मिसेस को कुछ पार्ट ऑफ इनकम ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये पिन मनी कहलाएगी और हम इसे इनकम नहीं मानेंगे। तो आय की विशेषता को जो हेडिंग है, हम लोग आज विशेषताएं देख रहे हैं। हम लोगों ने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं आज के इस वीडियो में देख ली है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आय की विशेषताएं, आप लोग अच्छे से बुक से और डिटेल में इसको पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।